स्टूडेंट्स, केशव स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं लेकर के आया हूं यानी कि जैव प्रक्रम के वो सभी क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि इससे पहले जो है वो ऑनलाइनर की वीडियो लेकर के आया था। अब ये हमारी बहुविकल्पीय एक प्रश्न है और इसमें हम देखेंगे हमने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहा जाता है और बहुत क्वेश्चन आता है। ये प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहा जाता है तो देखिए क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके लिए प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद में है हमारा पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखिए जाइलम का जो काम होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, जो पौधों में पानी की पूर्ति करता है, नीचे से पानी ले जाकर के ऊपर पूरे पौधे में इधर उधर पत्तियों तक पहुंचाता है, वो जाइलम होता है। तो जल के बहन हेतु, एमिनो एसिड के बहन हेतु, या भोजन के बहन हेतु, या ऑक्सीजन के बहन हेतु। तो पहला ही क्वेश्चन यानी कि पहला ही ऑप्शन आपको मालूम पड़ेगा, जल के बहन हेतु। उसके बाद में देखिए ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया से बनता है, ये हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा ग्लूकोज है, दूसरा जो है ग्लाइकोजन है, और तीसरा है विटामिन से, और चौथा है हमारा प्रोटीन से। तो हमारे लिए सही जवाब बताना है देखिए ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज, विटामिन और प्रोटीन्स और ग्लाइकोजन। तो आप बस इतना याद रखिए ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लाइकोजन, इसको ही याद रखना। ठीक है, फिर है चौथा क्वेश्चन हमारा, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है। यानी कि कह रहे हैं जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है, शरीर से जो बाहर चले जाते हैं वो किसके कारण होते हैं? जनन के कारण, उत्सर्जन द्वारा, या पाचन द्वारा, या फिर परिसंचरण द्वारा। तो 4 का हमारा बी यानी उत्सर्जन द्वारा जो है हमारे शरीर के सारे जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो शरीर से निष्कासित हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कूपिका पाई जाती है। कूपिका को कहते हैं कि वायु कोशिका जो पाई जाती है वो यकृत में, अमाशय में, जीभ में या फेफड़ों में। तो देखिए ये कूपिका जो वायु कोशिका होती है वो फेफड़ों में पाई जाती है। यूरिया का निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में, वृषण में, वृक्क में, अग्नाशय में। तो यूरिया का निर्माण जो होता है हमारा यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। ठीक, उसके बाद में गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, जो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, तो देखिए इसमें क्या है? तंत्रिका, न्यूरॉन, साइटोन, और इसमें वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन और म्यूटॉन। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम 4 विकल्प हैं हमारे। तो इसमें से हमारा होगा वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन। जो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है वो होती है नेफ्रॉन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, यानी कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है अथवा पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम से, या फिर कॉर्टेक्स से, और फिर आगे भी 2 विकल्प हैं फ्लूएम से और मज्जा से। तो देखिए 8 में का जो सही जवाब होगा हमारा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि फ्लूएम से। किससे? फ्लूएम से। जो फ्लूएम से होती है वो खाद्य श्रृंखला में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है और पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन इसके माध्यम से होता है, फ्लूएम के माध्यम से। और जल की बात करें तो जाइलम के माध्यम से। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। जो आहार नाल का जो पेशीय संकुचन होता है उसको कहते हैं पाचन या परिसंचरण या फिर कृमाकुंचन या अवशोषण। तो 9 का सही जवाब होगा हमारा कि 9 का सी यानी कृमाकुंचन। जो आहार नाल के पेशीय संकुचन, जो आहार नाल का जैसे यानी कि जो मुंह होता है, मुंह से नीचे जो गर्दन से होते हुए जाता है हमारा, इसको बोलते हैं आहार नाल, जिसमें आहार मतलब खाना जाता है। तो उसके पेशीय संकुचन को हम कृमाकुंचन कहते हैं। इसके बाद में देखिए विकल्प नंबर हमारा 10 है, यानी प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश अभिक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, या हरित लवक के स्ट्रोमा में, या फिर राइबोसोम में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में। इसके कारण जो है हमारे पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। ठीक, उसमें फिर रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के जो समूह होते हैं हमारे 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 4। तो 4 सबसे पहला होता है ए, फिर होता है बी। सबसे पहले कौन सा होता है? ए होता है,
फिर बी होता है, फिर ए बी होता है और फिर उसके बाद में ओ होता है। ठीक है, ओ और ए बी और ये अलग ए बी हो गए, ए बी ओ। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, यानी कि ओ इसमें सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राहता होता है। ए बी वाला जो है ए और बी से ब्लड ले सकता है और ओ वाला जो है सभी को दे सकता है, लेकिन ओ वाला किसी से लेता नहीं है क्योंकि ये सर्वदाता होता है। केवल ओ वाले के लिए ओ ग्रुप का ही ब्लड चढ़ता है। उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जठर रस स्रावित होता है। तो देखिए जठर रस, देखिए जठर रस क्या होता है, जो भोजन को पचाने के काम में सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें जठराग्नि भी आपने पढ़ा होगा। जो है जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय में, अमाशय में या पित्ताशय में या फिर यकृत में। तो 12 का सही जवाब होगा हमारा कि अमाशय। अमाशय किसे कहते हैं, जो पेट। तो पेट में जो जाता है हमारा खाना जो इकट्ठा होता है, उसके बाद में जठर रस में मिक्स होने के बाद में वो खाना जो है पाचन के रूप में होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए जो रक्त का लाल रंग, देखिए हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी या पोटेशियम। तो इसका 13 का हमारा सही जवाब होगा यानी कि ए, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है। इसके बाद हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा देखिए पहला विकल्प है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन। तो इसमें से 14 का सही जवाब होगा हमारा यानी कि डी होगा, यानी कि ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विखंडन। ये क्रिया जो है नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बाकी तीनों क्रिया हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट हो, बीएड हो, कोई भी हो, यानी कंपटीशन एग्जाम में भी अधिकतर देखने को मिलता है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो 20, 24, 28 या फिर 32। देखिए 32 दांत जो है हर किसी व्यक्ति में तो नहीं होते हैं, लेकिन जो सामान्य जो माने जाता है मनुष्य में 32 दांत ही माने जाते हैं, ठीक, पूर्ण अवस्था में। और उसके बाद में जो है जो दूध के दांतों की संख्या होती है हमारी 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसके पश्चात हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः होती है तो तनों में, पत्तियों में, जड़ों में और पुष्पों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हमारी, और वो होती है हमारी पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, पत्तियों में होती है। इसके बाद में हमारा हृदय के कितने बेश्म होते हैं, हृदय के कितने बेश्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि हृदय कितने बेश्म होते हैं, या फिर मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ इसमें 4 विकल्प हैं हमारे, देखिए यानी कि 8, 4, 2 और 1। तो हृदय के जो बेश्म होते हैं, हृदय के जो बेश्म होते हैं हमारे, यानी कि 4 बेश्म होते हैं, यानी कि कोष्ठों की संख्या 4 होती है हृदय में। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः होता है मुख गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो देखिए आमाशय में जो है पाचन होता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय में होता है। इसके बाद में रुधिर में पाया जाता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी। तो रुधिर में जो पाए जाते हैं आपने देखा होगा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यानी कि हमारा सही जवाब होगा ये सभी, यानी कि रुधिर में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए 20वां क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान, इससे संबंधित ये क्वेश्चन अभी और आया था। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान यानी CO2 संश्लेषित नहीं होता है, CO2 संश्लेषित नहीं होता है। उसके बाद में क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा जो है प्रकाश ऊर्जा, क्लोरोफिल अवशोषित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 22 में है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में, यकृत में या प्लीहा में या फिर हृदय में।
तो मूत्र का निर्माण जो होता है वो होता है वृक्क में। किसमें होता है? वृक्क में। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में जो फ्लोएम का कार्य होता है वो जल व खनिज पदार्थों का परिवहन या फिर बाष्पोत्सर्जन या फिर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। इसके बाद में देखिए जलन में घुलनशील विटामिन है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बस आप एक ट्रिक याद कर लेना बस। देखिए जल में घुलनशील विटामिन है, इसमें दे रखा है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो जल में घुलनशील जो होती हैं विटामिन, तो 24 का हमारा सही जवाब होगा, यानी कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होती है। जैसे कि पानी कैसा खट्टा होता है, यानी कि जो खट्टापन होता है वो विटामिन सी का होता है। विटामिन सी से खट्टापन आता है, तो जल में ये घुल जाती है आसानी से। और वसा में घुलने वाली होती है केडा। वसा में घुलने वाली याद रखना आप केडा, यानी KEDA। वसा में जो घुलने वाली होती हैं KEDA है, केडा या फिर कीड़ा याद रखना, इससे आपको याद रहेगा जो वसा में घुलनशील होती हैं। और जल में जो घुलनशील होती हैं हमारी कौन सी होती हैं? B और C। जल में घुलनशील कौन सी होती हैं? B और C। इसमें C है और B भी जो होती है हमारी वो भी जल में घुलनशील होती है। ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा है तो DNA, ATP, RNA या फिर क्लोरोफिल। तो 25 का सही जवाब होगा हमारा C, यानी कि ATP। ATP जो होता है वो ऊर्जा की मुद्रा है। इसके बाद में है हमारा लसिका में नहीं पाए जाते हैं। तो लसिका में देखिए क्या नहीं पाए जाते हैं? लाल रुधिराणु या लिम्फोसाइट्स या श्वेत रुधिराणु या उत्सर्जी पदार्थ। तो जो लसिका में नहीं पाए जाते हैं हमारा सही जवाब होगा 26 का A, यानी कि 26 का A। लाल जो रुधिराणु जो है वो लसिका में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 27 में देखेंगे निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है? निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है? यानी फफूंदी, फीताकृमि, ईस्ट या फिर मनी प्लांट। तो विषमपोषी बताने आपके लिए, तो 27 का हमारा सही जवाब होगा, यानी कि मनी प्लांट। जो मनी प्लांट होता है वो विषमपोषी नहीं होता है, ठीक है। बाकी फफूंदी है, ईस्ट है, फीताकृमि है, ये सब कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। इसके बाद में मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी स्थानांतरित रचना है? तो मनुष्य में जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो जो है देखिए त्वचीय ग्रंथियां या फिर लार ग्रंथियां या फिर श्वेत ग्रंथियां या फिर जठर ग्रंथियां। तो आपको सही जवाब बताना है, यानी कि श्वेत जो ग्रंथियां होती हैं वो मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां रूपांतरित रचना है, श्वेत ग्रंथियां। उसके पश्चात हमारा 29वां क्वेश्चन आता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, वसा प्लस CO2 प्लस जल या वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल या फिर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। तो इसका सही जवाब बताना है आपके लिए 29 का, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन हमारा यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। सबसे पहले ग्लूकोज, उसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस जल, इनको मिलकर के जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पित्तरस का श्रावण होता है। जो पित्तरस का श्रावण होता है वो पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो 30 का सही जवाब होगा हमारा B। 30 का हमारा होगा B, यकृत में। किसमें? यकृत में। यानी 30 का जो सही सवाल है पित्तरस का श्रावण होता है यकृत में। यानी इसमें जो क्या है तो पित्तरस का श्रावण यकृत में होता है, लेकिन जो पित्तरस जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या बतानी है आपको, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो हमारी 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी, यानी कि 3 जोड़ी का मतलब 6। मनुष्य में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है 6, यानी पौधों में या देखो 3 जोड़ी आ जाएगा या फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 होगा तब वो उसे लगा देंगे, 6 होगा तो 3 जोड़ी नहीं होगा, 3 जोड़ी होगा तो 6 नहीं होगा। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो पौधों में जल के परिवहन होता है हमारा, ये तो कई बार क्वेश्चन बता दिया है, जाइलम है। और पौधों के पोषण की बात होती है तो फ्लोएम, ठीक है। खाद्य पोषण की बात होती है तो फ्लोएम, और पानी की बात होती है, जल की बात होती है तो जाइलम। इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है हमारा,
और उसके पश्चात देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए CO2 तथा O2, जल तथा CO2, जल तथा O2 और या CO2 तथा N2। तो इसका सही जवाब बताना है आपके लिए, यानी 33 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल तथा CO2 जो है ये जो है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा 34वां क्वेश्चन है, यानी स्वपोषी पोषण क्रिया आवश्यक है। स्वपोषी पोषण क्रिया आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, CO2 या क्लोरोफिल या फिर इसमें सूर्य का प्रकाश या फिर ये सभी। ठीक है, अगला विकल्प है तो 34 का जो हमारा सही जवाब होगा 34 का डी, यानी कि ये सभी सूर्य का प्रकाश। देखिए इसमें क्या होता है, CO2 भी होता है और क्लोरोफिल भी होता है और सूर्य का प्रकाश भी होता है स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण तभी होता है जब हमारा CO2 और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो है साथ साथ होंगे तभी। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो जठर ग्रंथियां जो उपस्थित होती हैं इसका सही जवाब बताने आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, छोटी आंत में, अग्नाशय में, आमाशय में या फिर बड़ी आंत में। तो 35 का हमारा सही जवाब होगा आमाशय में जो है जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, आमाशय यानी कि पेट में। इसके बाद हमारा सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन होता है। सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन होता है वो बात रंध्रों द्वारा होता है या स्टोमेटा द्वारा होता है या उपत्वचा द्वारा होता है या अन्य भागों द्वारा होता है। तो 36 का जो सही जवाब होगा हमारा यानी कि स्टोमेटा द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन जो है स्टोमेटा द्वारा होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों यानी कि पौधों में, ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है ये बताना है। देखिए 2017 और 2018 में दोनों में क्वेश्चन आया था और इसमें विकल्प है हमारे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन और प्रोटीन संश्लेषण। तो हमारा 37 का सही जवाब होगा प्रकाशलेषण जो है जो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद में देखिए 38वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव का रुधिर दाब होता है। जो स्वस्थ मानव का रुधिर दाब होता है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्वस्थ जो मानव का रुधिर दाब होता है वो 120 से 80 mmHg होता है। यानी मनुष्य का जो BP होता है, मानव रुधिर दाब यानी 120 ऊपर का और नीचे का 80, ये एक स्वस्थ मनुष्य का होता है। और ये इसी तरीके से जो है एक व्यक्ति जो है जिसका 120 और 80 आता है वो एकदम से स्वस्थ माना जाता है। उसके बाद में देखिए HCl अम्ल का निर्माण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो आहार नाल के किस भाग में होता है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मुख गुहा में, छोटी आंत में या आमाशय में या फिर बड़ी आंत में। तो आपके लिए सही जवाब देना है 39 का, यानी कि 39 का होगा हमारा सी। HCl अम्ल का निर्माण जो है आहार नाल के आमाशय में होता है। किसमें होता है, आमाशय भाग में होता है। इसके बाद में हमारा क्रेब्स चक्र का क्रियास्थल है। क्रेब्स चक्र का क्रियास्थल है तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का हमारा सही जवाब होगा 40 का, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो क्रेब चक्र का क्रियास्थल है, क्रेब चक्र का, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। शाम के समय बाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या परिवर्तन होता है। शाम के समय बाष्पोत्सर्जन की दर में क्या परिवर्तन होता है, यानी कम हो जाती है या फिर अधिक हो जाती है या फिर दुगनी हो जाती है या फिर शून्य हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा कम हो जाती है। शाम के समय बाष्पोत्सर्जन, देखिए जब सूर्य निकलने वाला होता है उसी तरीके से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे सूर्य उगने लगता है वैसे वैसे बढ़ने लगती है। और सूर्य का प्रकाश जब तेजी अवस्था में होता है तो बाष्पोत्सर्जन तेज होता है और जैसे जैसे वो डूबने वाला होता है सूर्य, वैसे वैसे ही बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक, इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंच परिकल्पना किसके संदर्भ में दी गई है। तो देखिए मुंच परिकल्पना क्वेश्चन नंबर 42, मुंच परिकल्पना किसके संदर्भ में दी गई है। तो इसमें है जल, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण या खनिज लवण या फिर ये सभी। तो हमारा 42 का सही जवाब होगा, यानी कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है
आपने पढ़ा है। देखिए पानी का जो होता है हमारा किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और उसी तरीके से जो है हमारा जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं हम मुंच परिकल्पना कहते हैं, और ये फ्लोमा द्वारा होता है। और मनुष्य की ग्रास नाल की लंबाई होती है, जो मनुष्य में जो ग्रास नाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो हमारा जो है देखिए विकल्प है इसमें 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, या 1.5 मीटर, या पे 15 फीट। तो इसका सही जवाब देना होगा आपके लिए, तो 43 का हमारा होगा बी, यानी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में जो ग्रास नाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर। इसके बाद में डिक्सन एवं जॉली, डिक्सन एवं जॉली संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा 2018 में आया था, डिक्सन और जॉली। तो डिक्सन और जॉली जो संबंधित हैं वो देखिए रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से, या फिर विसरण से। तो 44 का सही जवाब बताना है आपको, यानी कि इसका होगा हमारा ए, यानी रसारोहण से। जो डिक्सन एवं जॉली जो संबंधित हैं वो है रसारोहण से। फिर इसके बाद में गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं, तो किस कारण मुरझा जाते हैं, वो बाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, या बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, या प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो 45 का सही जवाब होगा हमारा बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो है गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। जो बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण क्रिया अधिक हो जाती है बाष्पोत्सर्जन की, इसलिए वो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो हमें जो है दोपहर में पौधों में पानी भी नहीं लगाना चाहिए जब गर्मियों में धूप ज़्यादा होती है। ठीक, देखिए अब 46 है हमारा, यानी कि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर केंद्रक में। तो 46 का हमको सही जवाब देना है, यानी कि इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन जो है दोबारा देख लीजिए इसको। पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अगला क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन है। देखिए साथ साथ वीडियो आप लाइक करते हुए चलें और कमेंट भी करते हुए चलें। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बोर्ड की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए 47वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में वृक्क यानी कि कहते हैं गुर्दे को किस तंत्र से संबंधित है, तो ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, या फिर परिवहन। तो 47 का सही जवाब होगा हमारा उत्सर्जन, यानी मनुष्य में जो वृक्क हैं वो उत्सर्जन से संबंधित होते हैं, उत्सर्जन से संबंधित होते हैं। अब देखिए 48 है, रुधिर दाब मापा जाता है। तो रुधिर दाब जो मापा जाता है ये आपके देखिए स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, या माइक्रोस्कोप द्वारा, या माइक्रोमीटर द्वारा, जिसको आप बीपी वाली मशीन बोलते हैं उसकी बात हो रही है। तो उसका नाम होता है यानी कि स्फैग्मोमैनोमीटर द्वारा जो है रुधिर दाब या बीपी नापा जाता है। तो 48 का ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में देखिए 49 है, मानव में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो मानव में पाचन की शुरुआत होती है वो हमारी मुख से होती है। किससे होती है, मुख से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है हमारा 50वां क्वेश्चन है। देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन को कहते हैं उत्सर्जन, जनन, श्वसन, या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही जवाब होगा हमारा 50 का सी, यानी कि श्वसन। तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों को विघटन को कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं, श्वसन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।